हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए हेल्थ इशू के साथ। एक ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिससे हर पर्सन कभी न कभी किसी न किसी एज में सफ़र करता ही है, और यदि जियोग्राफिकल देखा जाए तो 10 to 20% जो केस है इसके प्रेजेंट होती ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम ठेंगाई मॉडर्न होम्योपैथी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राइनाइटिस एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इस एबनॉर्मल को जानने के पहले थोड़ी सी नॉर्मल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है हमारे, जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या होता है कि बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरस या ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद बीमारी पैदा कर सके तो उसके अगेंस्ट में लड़ता है। और उसी का एक टॉपिक होता है ऑटो इम्यूनिटी, मतलब सेल्फ डिफेंस। आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ी से चलते हैं तो एयर कॉन्टेक्ट में आने से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। इट इज़ ऑटो इम्यूनिटी, सेल्फ डिफेंस। वैसे ही जैसी डस्ट के कांटेक्ट में, जैसे डस्ट हमारे नोज़ या नाक के कांटेक्ट में आता है तो हमें छींकें आती है, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है। देखो, 2-3 छींकें आना, थोड़ा बहुत वाटर का डिस्चार्ज होना, ये नॉर्मल है। ये हमारे बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है। ये हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स है। लेकिन राइनाइटिस में ये होता है कि जो हमारी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें इरिटेशन और इन्फ्लामेशन क्रिएट होने की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है वो कहलाती है राइनाइटिस। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके तो काफ़ी टाइप्स है, लेकिन मुख्य 3 टाइप्स हैं। पहले इन्फेक्शियस, दूसरा नॉन एलर्जिक और तीसरा होता है एलर्जिक। इन्फेक्शियस की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस जैसे कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या राइनो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी यह एलर्जी डेवलप होती है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन एलर्जिक। दूसरी होती है नॉन एलर्जिक। इसमें क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है हमारे बॉडी की, वो हमारे बॉडी के नॉर्मल और हमारे रेस्पिरेटरी के नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट करती है, लेकिन उसके ओवर एक्टिव की वजह से भी यह नॉन एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप होती है। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस जो होती है बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और इसी का दूसरा नाम है फीवर, और यह मोस्ट कॉमन राइनाइटिस कहलाती है। इसमें क्या होता है कि पर्सन को चाहे डस्ट से, हर पर्सन में अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार से एलर्जी होती है। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्मोकिंग के धुएं से एलर्जी होती है, किसी को किचन में खाना बन रहा है तो उस कुकिंग स्मेल से किसी किसी को एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम या किसी को फ्लावर की खुशबू से एलर्जी होती है। और क्या होता है कि जैसे सडन क्लाइमेट चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एसी के रूम में है, एसी के रूम से जैसे हॉट एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसको एलर्जी होती है। कोई हॉट से एसी के रूम में आता है तो उसकी वजह से भी, सडन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी एलर्जी डेवलप होती है। मतलब हर पर्सन में अलग अलग देखने को मिलती है। ये क्या होता है कि जो अब फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, कोई कोल्ड एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो किसी एक को स्नेजिंग या किसी को एक को कॉमन कोल्ड हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या उसकी ससेप्टिबिलिटी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। और इसके अलावा दूसरा कॉज देखा जाए तो कुछ जेनेटिक कॉज होते हैं जो हमारे फैमिली में रहा हो, तो यहाँ पर भी एलर्जी या राइनाइटिस डेवलप होने का चांस होता है। ठीक है, ये तो देखिए हमने कि टाइप्स। इसके बाद ऐसा क्या होता है बॉडी में, क्या केमिकल चेंज होते हैं जिनकी वजह से यह राइनाइटिस डेवलप होता है। तो हिस्टामिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या किसी भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो होती है बॉडी में उसको रेगुलेट करता है, लेकिन उसके एबनॉर्मल सीक्रेशन या उसके डिसफंक्शन की वजह से जो है यह राइनाइटिस या एलर्जी राइनाइटिस डेवलप होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्टम की या इसके लक्षण। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह राइनाइटिस है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कॉमन कोल्ड भी होता है और राइनाइटिस भी होता है। देखो, दोनों के सिम्टम जो होते हैं समान होते हैं, लेकिन कई बार सिम्टम को देख के हम कन्फ्यूजन होता है कि ये जो हो रहा है ये कॉमन कोल्ड है या राइनाइटिस है। तो यहाँ पर मैं कुछ सिम्टम बताऊँगा जिसके बेस हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें जो हुआ है वो कॉमन कोल्ड है या राइनाइटिस है। ठीक है, तो जो कॉमन कोल्ड होता है वो किसी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से या सडनली एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। इसमें जो सिम्टम आएंगे, जुकाम होगा, खांसी होगा, हल्का फीवर होगा और माइंड में एकदम इरिटेशन क्रिएट होता है। और ये जो होता है जुकाम, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 2-4 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते के अंदर। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, कुछ बड़े ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी नहीं होती, या खुद ही 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम की। ऐसे कौन कौन सिम्टम है जो एलर्जिक राइनाइटिस को दर्शाते हैं। पहले बात तो जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से होता है। ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से होता है, या इन्फेक्शन की वजह से होता है, या किसी पर्टिकुलर किसी एलर्जेंस की वजह से भी यह हो सकता है। इसमें सिम्टम जो है
वो स्नीजिंग आते हैं। स्नीजिंग पहले सिम्टम जो स्नीजिंग मतलब उसको छींके आना। क्या होता है, कॉमन कोल्ड में 2 से 3 छींक आते हैं, लेकिन एलर्जी के राइनाइटिस में देखा जाए तो छींकें बहुत ज़्यादा आती है, किसी को 10, किसी को 15, यहाँ तक कि एपिसोड में छींक आती है, किसी किसी को 40, किसी को 50 छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसी छींक आती है उसके बाद नाक से राइनोरिया मतलब नेजल डिस्चार्ज, एक वाटर डिस्चार्ज होता है और उसकी वजह से नाक बंद लगता है, स्टफ नोज लगता है इसकी। और इस सिम्टम में गले में खराश होना, हेडेक होना, माइल्ड फीवर होना और आंखों से आंसू निकलते हैं। ये सारे सिम्टम मिल रहे हैं तो ये दर्शाते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ राइनाइटिस के बारे में जानकारी कि क्यों होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें इस कंडीशन में कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं जो कि एक टेम्परेरी रिलीफ करता है, लेकिन होम्योपैथिक में भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एक्चुअल में इस एलर्जी राइनाइटिस से मैं भी सफ़र किया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी पहले सफ़र कर रहा था, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने के बाद अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ एक्सपीरियंस, कुछ मेडिसिन, एक्चुअल में होम्योपैथिक में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन, लेकिन कुछ मेडिसिन जो काफ़ी यूज़फुल है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, वो है सोराइनम। सोराइनम जो है 1 m पोटेंशियम में लेना है, जो कि मंथली 1 लेना है, मतलब 1 महीने में 1 बार। ठीक है, यदि कोई एडल्ट है तो 4 to 5 ड्रॉप टंग पे लेना है, और यदि कोई चाइल्ड है तो 4 से 5 ड्रॉप जो है आधे कप गुनगुने पानी में लेना है। ये थी पहली मेडिसिन सोराइनम 1 m पोटेंसी। ठीक है, अब सेकंड मेडिसिन है ट्यूबरक्विनम 200 पोटेंसी, एक प्रकार की नोसड मेडिसिन है, नोसड है। तो ट्यूबरक्विनम मंथ में मतलब 2 बार लेना है, 15-15 दिन में लेना है। सपोज किसी ने 1 तारीख को लिया तो वो अगले 16 तारीख को लेगा। ठीक है, यदि एडल्ट है, डोज वही एडल्ट है तो 4 to 5 ड्रॉप टंग पे, और यदि चाइल्ड है तो 5 to 6 ड्रॉप जो है आधे कप गुनगुने पानी में लेना है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है 2, एक सल्फर है, एक कैल्किरिया कार्ब है। सल्फर जो है वो भी 200 पोटेंशियम में लेना है, और उसको जो है वीकली लेना है, मतलब 1 सप्ते में 1 बार, डोज वही जो पहले बताया। उसके बाद कैल्किरिया कार्ब 200, ये भी वही सप्ते में 1 बार लेना है। ठीक है, ये तो थी कुछ डीप एक्टिव मेडिसिन जो काफ़ी, चाहे क्रॉनिक कंडीशन हो या एक्यूट कंडीशन हो, पर जनरली जो ये डीप एक्टिव मेडिसिन है क्रॉनिक कंडीशन में दे तो ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं कुछ शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन, जो कि यदि किसी को एक्यूटली हुआ है, तुरंत हुआ है सडनली, तो वहाँ शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन जो काफ़ी अच्छा असर करती है। जिसमें पहले मेडिसिन आती है एलियम सिपा। एलियम सिपा के बारे में बताना चाहूँगा कि एलियम सिपा जो मेडिसिन है वो रेड ओनियन मतलब लाल प्याज होती है ना, उससे बनती है। तो जो आपने जनरली प्याज काटे होंगे, तो प्याज काटने पर जो हमें सिम्टम मिलते हैं, सपोज आँखों से आंसू आना, नाक से डिस्चार्ज होना, जो प्याज काटने पर सिम्टम मिलते हैं हमको, यदि वो सिम्टम हमें मिल रहे हैं, उसके अलावा यदि एटमॉस्फेयर चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी यदि हो रहा है, और यदि हम कोल्ड एटमॉस्फेयर से हॉट एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं या हॉट से कोल्ड में जा रहे हैं, तो यदि ऐसे कई सिम्टम मिलते हैं तो वहाँ पे एलियम सिपा 30 यूजफुल मेडिसिन है। और हाँ, एलियम सिपा में जब डिस्चार्ज होता है तो इसमें जब नेजल डिस्चार्ज होता है तो जो नोज़ है वहाँ के इनर साइड में और नीचे साइड में बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, यदि ये सिम्टम मिल रहे हैं तो एलियम सिपा 30 यूजफुल मेडिसिन है। तो बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी आर्सेनिक 30 है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पर्सन को कंस्टेंटली मतलब उसको बार बार छींके आने की डिज़ायर होती है, आती भी है या फिर कभी कभी नहीं आती, लेकिन उसको लगता है कि छींके आने वाली है, उस कंडीशन। इसके साथ साथ इसमें डिस्चार्ज होता है, आंखों से आंसू निकलना या नोज से वाटर डिस्चार्ज होना। और इसमें मेन सिम्टम ये है कि पर्सन को थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर इन शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, और जैसे मैंने एलियम सिपा में बताया था कि उसके डिस्चार्ज की वजह से कि नोज़ों में बर्निंग सेंसेशन होता है, एक्रिट नेचर का होता है, वैसे ही आर्सेनिक एल्बम में भी एक सिम्टम है जो कि आंसू के लिए, मतलब आंखों से जो डिस्चार्ज आता है, जो वाटर आता है, वो कोरोडिंग नेचर का होता है, मतलब जलाने वाला बर्निंग नेचर का होता है। ठीक है, यदि ये सिम्टम मिलता है तो वहाँ पे आर्सेनिक 30 बहुत यूजफुल मेडिसिन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन साबाडीला। क्या होता है कि किसी किसी को एलर्जी इस कदर होती है कि जो छींकें आ रही है वो कभी 10, कभी 20, कभी कंटिन्यू दिन भर, कभी 1-2 घंटा कंटिन्यू आती है, मतलब एपिसोड में आती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है और बाकी अदर सिम्टम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे साबाडीला 30 बहुत यूजफुल मेडिसिन है। उसके बाद यदि नाइट्रोमी की बात करें, नाइट्रोमी 30 भी बहुत यूजफुल मेडिसिन है। क्या होता है कि इसमें यदि आपको एलर्जिक कंडीशन या कॉमन कोल्ड जो भी हो, यदि छींकें आ रही उसके बाद ये सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, छींकें आने के बाद यदि ये सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तब हम नाइट्रोमी का यूज़ कर सकते हैं। और जितने शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है ये अपने सीवियरिटी के हिसाब से डोज ले सकते हैं। यदि ज़्यादा ही है तो दिन में 3 बार
या दिन में 2 बार ले सकते हैं। और इसका डोज जो है या तो टंग डोज भी ले सकते हैं एडल्ट जो है 4 से 5 ड्रॉप, और यदि चाइल्ड है तो उन्हें 5 से 6 ड्रॉप जो है आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। यदि इसके अलावा अभी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्यूरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए हेल्थ इशू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।